जातिगत जनगणना पे बीजेपी ने इतना लंबा यू टर्न कैसे मार लिया, इसकी पूरी कहानी क्या है। बैकफुट पे जाके कवर ड्राइव मारने की कोशिश पीएम मोदी ने क्यों की, आरएसएस की भूमिका क्या है, क्या अब आने वाले वक्त में यूपी के मुख्यमंत्री तीसरी बार योगी आदित्यनाथ नहीं बन पाएंगे। अगर देश में जातिगत जनगणना होती है तो क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ तेजस्वी यादव जैसे नेताओं का प्रभुत्व बढ़ जाएगा और उन्हें प्रधानमंत्री और अपने अपने राज्य में मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिल जाएगा। यह फैसला जब बीजेपी को पसंद ही नहीं था तो अचानक देश के इस माहौल के बीच ये बातें कहां से आ गई कि अब सरकार जातिगत जनगणना करवाएगी। सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं पूरी कहानी को। दोस्तों, जो कांग्रेस है वो लगातार इस बात की पुरजोर कोशिश कर रही थी कि किसी भी सूरत में देश में जातिगत जनगणना करवाई जाए। कांग्रेस की जो सोच थी वो डिवाइड एंड रूल वाली बात थी। कांग्रेस जातियों में हिंदुओं को बांटना चाहती थी और ये दिखाना चाहती थी कि जो पिछड़ों की जो जनसंख्या है वैसी उनकी भागीदारी नहीं है, इसीलिए कांग्रेस को सत्ता में लाना जरूरी है। राहुल गांधी ने एक बार यह तक कह दिया था नरेंद्र मोदी का नाम लेकर कि अगर आप जातिगत जनगणना नहीं करवाएंगे तो दूसरा कोई प्रधानमंत्री बनेगा, उसको करवाना पड़ेगा। तो क्या राहुल गांधी और बीजेपी में कोई डील हो गई? अचानक बीजेपी ने कांग्रेस का सबसे बड़ा मुद्दा कैसे उठा लिया? इस कहानी की शुरुआत होती है लोकसभा चुनाव में बीजेपी जब बुरा प्रदर्शन करती है, उसके कुछ दिन बाद यानी अगले महीने में ही केरल में एक बैठक होती है। उस बैठक में बीजेपी के तमाम बड़े नेता और आरएसएस के तमाम बड़े पदाधिकारी पहुंचते हैं। उस बैठक में मोहन भागवत भी थे और मोहन भागवत ने पहली बार सार्वजनिक तौर पे यह कबूल किया था कि देश को जातिगत जनगणना करवानी चाहिए। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो कांग्रेस है वो गांधी परिवार कंट्रोल करता है, लेकिन बीजेपी को कंट्रोल करती है आरएसएस। आरएसएस का मुख्यालय है नागपुर का चलकर दिल्ली आना और दिल्ली में पीएम मोदी के आवास पे बैठक करना, प्रधानमंत्री को कन्विंस करना। मोहन भागवत की ये तस्वीरें बहुत बड़ा इशारा करती। शायद बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि जो जाति व्यवस्था का भ्रम और जातियों में बटा हिंदुस्तान है उसे एक करने की जो कोशिश किसी ने की है तो उसमें आरएसएस का एक बड़ा रोल रहा है। आरएसएस अपने कार्यक्रमों में इस बात का ध्यान देता है कि जाति में कोई दूरी ना हो, कोई किसी भी जाति का हो, सबको एक ही पंक्ति में बैठाकर खाना खिलाने की जो व्यवस्था है वो आरएसएस में सालों से चलती आ रही। अब इस कहानी के दूसरे एंगल को समझते हैं। ये मांग अखिलेश यादव भी उठा रहे थे, ये मांग तेजस्वी यादव भी उठा रहे थे, ये मांग कांग्रेस भी उठा रही थी। यहां तक कि कुछ राज्यों में जैसे बिहार में भी गुपचुप एक जो है जनगणना करवाई गई, लेकिन बिहार हो या फिर तेलंगाना की सरकार, किसी भी राज्य सरकार के पास जातिगत जनगणना या जनगणना करवाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये होम मिनिस्ट्री के कार्य क्षेत्र में आता है और इसकी जिम्मेदारी अमित शाह के कार्यकाल के दौरान तय की गई। अब जनगणना कब होगी, इस बात से ज्यादा जरूरी यह समझना है कि इसका प्रभाव क्या होगा। और बीजेपी ने विपक्ष का मुद्दा लपक लिया है या बीजेपी विपक्ष के मुद्दे के सामने हार स्वीकार कर चुकी है, यह सब कुछ समझते हैं। राहुल गांधी जिस बात पर अड़े थे और पाकिस्तान का मसला जिस तरीके से बड़ा हो रहा है, उस बीच सरकार का एक ऐसे मसले को छेड़ देना जिस मसले की कहानी पुरानी है। दोस्तों, आप ये भी जानते हैं कि बीजेपी जब जब मंडल और कमंडल की सियासत होगी तो कमंडल के दौर में बीजेपी सत्ता में पहुंच सकती है, लेकिन मंडल की सियासत में बीजेपी सत्ता से एग्जिट हो सकती है। बीजेपी के पास हिंदुत्व की लहर का मौका तो मिला, लेकिन जातियों में जिस हिसाब से विपक्ष बंटवारा कर रहा था उसके बाद बीजेपी की घबराहट भी बढ़ी। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने मायने। कांग्रेस जातियों में हिंदुओं को बांट कर सत्ता हथियाने की कोशिश कर रही थी, बीजेपी ने उसी पर यू टर्न ले लिया। अब जातिगत जो जनगणना होगी उससे बीजेपी को फायदा या नुकसान होगा ये तो दूर की बात है, लेकिन क्या ये हिंदुस्तान को एक करने की कोशिश है? क्या हिंदुओं को एक करने की कोशिश है? योगी आदित्यनाथ ने नारा दिया
बटेंगे तो कटेंगे। जातिगत आंदोलन की बात हुई, जातिगत जनगणना की बात हुई, विपक्ष ने जातियों को बांटने की कोशिश की। तो क्या पाकिस्तान के इलाज के साथ हिंदुस्तान के भीतर हिंदुओं को एक करने की पैरवी की ये कोशिश ही है या कहानी कोई और है? क्योंकि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक के बाद मंत्री सामने आते हैं, वो कहते हैं कि सरकार जातिगत जनगणना करवाएगी, ठीक कुछ देर बाद उन नेताओं के ट्वीट आने शुरू हो जाते हैं जिनके लिए ये लाभकारी होता है। केशव प्रसाद मौर्य लगातार जाति के आधार पर सियासत करते हैं, उनको एक बड़ा मौका मिल गया और उनके लिए प्रो पॉलिटिक्स करने का एक चांस तैयार हो गया है, इसीलिए उनका बयान भी आ गया है। बीजेपी के पटना कार्यालय पे जश्न मनाया जा रहा है, आरजेडी के तमाम नेता बयान दे रहे। तेजस्वी यादव की तरफ से कह दिया गया कि हमारी मांग को सरकार ने मांग लिया या हमारी जिद थी उसको सरकार ने पूरा कर लिया। यहां बड़ी चौंका देने वाली बात यह है कि ये देश जातिगत जनगणना की तरफ क्यों आगे बढ़ रहा है और ये सवाल ही हिंदुस्तान के लिए कैसे खतरा पैदा कर सकता है, इस बात को समझिए। या तो बीजेपी अपने इस फैसले से राजनीतिक हाशिए पे चली जाएगी या बीजेपी इस फैसले के बाद विपक्ष को राजनीतिक हाशिए पे ढकेल देगा। राहुल गांधी की पूरी टीम सोशल मीडिया पे पुराने वीडियो वायरल कर रही है और ये दावा कर रही है कि झुकाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। नरेंद्र मोदी का इतिहास अगर आप देखेंगे तो किसान जो बिल आया था उसमें यू टर्न सरकार ने ले लिया। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस वक्त उनके पुराने बयानों में एफडीआई और जीएसटी का भारी विरोध देखा गया था, लेकिन जब वो सत्ता में आए तो एफडीआई का फैसला हो या फिर जीएसटी का फैसला उन्होंने आगे बढ़कर लागू कराया। आपको याद होगा कि जीएसटी का फैसला भी रात 12 बजे ही लागू किया गया था। अचानक जाति की बात आई है तो बीजेपी को इससे बहुत ज्यादा दिक्कत भी हो सकती है। क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक आरएसएस के साथ नहीं चल रहा है, यह प्रश्न भी खड़ा हो जाता है। मोहन भागवत जब कल पीएम मोदी के आवास पर मिलने के लिए गए थे तो क्या उनकी फाइल में जातिगत जनगणना का ही मुद्दा था? आरएसएस अगर ये चाहता है तो बीजेपी के नेता पार्लियामेंट के भीतर अखिलेश यादव की जाति क्यों पूछ रहे थे, जाति पर विवाद क्यों हो रहा था? अनुराग ठाकुर का वो पुराना बयान भी वायरल है जिसमें वो अखिलेश यादव की बात करते हुए पूछते हैं कि आप कौन सी जाति के हैं। इस पे अखिलेश यादव अनुराग ठाकुर पे भड़क जाते। इन तमाम परपंच के बीच जो कहानी निकल कर आ रही है वो सिर्फ इतनी आ रही है कि बिहार में भी चुनाव है और इस फैसले के बाद नीतीश कुमार ने सरकार का शुक्रिया किया है और इसे एक बेहतर फैसला बताया है। तो क्या कोई ऐसी भी सच्चाई है जिससे विपक्ष दूर है? क्या सरकार ने कोई इंटरनल सर्वे करवा लिया है या इंटरनल कोई जनगणना करवा ली है, कुछ इलाकों की पड़ताल करवा ली है? क्या नरेंद्र मोदी के पिटारे में कुछ ऐसा जादू भी था जिसका अंदाजा विपक्ष नहीं लगा पाया? योगी आदित्यनाथ की राजनीति क्या जातिगत जनगणना के बाद हाशिए पे चली जाएगी? ये सबसे तीखा प्रश्न है दोस्तों, इसी बात को समझना होगा। यूपी से लेकर बिहार तक, खास तौर से उत्तर भारत की सियासत में जाति फैक्टर के आधार पे ही सत्ता मिलती, वो मध्य प्रदेश हो या फिर यूपी, बिहार हो या फिर हरियाणा। सवाल ये है कि अब भारत यहां से किस रास्ते को तय करना चाहता है, ये कहानी बहुत दूर तक चलने वाली है। नरेंद्र मोदी का दिमाग कोई समझ नहीं पाया। वो पाकिस्तान के मसले पे बैठक करते हैं, जो बैठक बुलाई गई थी वो पाकिस्तान के मसले पे बुलाई गई थी। उसी बीच एक और बैठक बुलाई जाती है जो पार्लियामेंट बोर्ड को लेकर बड़ा डिसीजन ले लेती है और ये फैसला उसी बीच लिया जाता है कि देश अब जातिगत जनगणना की तरफ बढ़ेगा। 2011 में देश की आखिरी बार जनगणना हुई थी, 21 में दोबारा होनी थी अगली बार, वो नहीं हो पाई थी कोविड की वजह से। जनगणना क्या 2031 में होगी? जनगणना तुरंत शुरू हो जाएगी? ये भी एक प्रश्न है। तुरंत अगर जनगणना हो जाती है, यूपी में जातियों को अगर आप देखेंगे तो ओबीसी जातियों की संख्या ज़्यादा है। अगर इसमें थोड़ा बहुत आंकड़े इधर उधर हैं तो भी आंकड़े कोई बहुत उलटफेर वाले नहीं हो सकते। कहा यह तक जाता है कि जो 50% आबादी है वो पिछड़े समाज की आबादी है। ऐसे में क्या योगी आदित्यनाथ के लिए संकट की स्थिति यूपी में पैदा हो जाएगी? ये प्रश्न शायद योगी के लिए भी चुनौतीपूर्ण होगा। कहा यह तक जाने लगा है कि बीजेपी के कई नेता, बीजेपी के कई सांसद,
बीजेपी के कई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, प्रधानमंत्री मोदी का ये फैसला नहीं समझ पाए। बीजेपी का जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो था एक देश एक चुनाव, एक देश एक कानून। अचानक ये बड़ा फैसला बीजेपी ने क्यों किया, इसके बीच कहानी क्या बनी, आरएसएस ने पीएम मोदी को क्या समझाया। खबर तो ये तक आ रही थी दोस्तों कि जिस वक्त दिल्ली आए थे योगी आदित्यनाथ पहलगाम की घटना के बाद, उन दिनों उनकी मुलाकात राजनाथ सिंह से जरूर हुई थी। वो कुछ और केंद्र के नेताओं से मिलना चाहते थे। कुछ मीडिया चैनल्स ने यह दावा किया कि योगी आदित्यनाथ की मुलाकात नहीं हो पाई। खबर यह भी थी कि जब पहलगाम की घटना हुई थी उसके 2 दिन पहले ही लखनऊ का तापमान बढ़ा हुआ था। लखनऊ में राजनाथ सिंह भी थे और उसी बीच जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, वो यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करते हैं। ये कहानी बहुत दूर तक जाने वाली है। बीजेपी की चॉइस लिस्ट का ये कोई डिसीजन नहीं था। अचानक ये डिसीजन क्यों लिया गया? देश की ऐसी स्थिति के दौरान जब पूरा देश पाकिस्तान पे कार्रवाई की मांग कर रहा था, अचानक मोदी सरकार कहती है जातिगत जनगणना करवाएंगे। जातिगत जनगणना के जो नतीजे होंगे वो बेहद हैरान कर देने वाले हो सकते हैं। मान लेते हैं कि अगर किसी जाति के लोग 50% की संख्या अपने आप को उनकी संख्या 50% के आसपास आती है, तो ये सवाल फिर उठेगा कि क्या संविधान में और बदलाव होना चाहिए, क्या आरक्षण का जो दायरा है उसे और बढ़ाना चाहिए। आपको याद होगा राहुल गांधी ने संसद के भीतर एक सवाल उठाया था कि मोदी सरकार में कितने ओबीसी जातियों के या पिछड़ी जातियों के, दलित जातियों से आने वाले लोग सेक्रेटरी पद पर बैठे हैं। ये मसला बहुत गंभीर है, ये बहुत ज़्यादा ज्वलंत मुद्दा था जिसको सरकार ने छेड़ा है। राजनीतिक पंडित कहते हैं बीजेपी या तो विपक्ष को यहां से एकदम उखाड़ कर फेंक देगी या बीजेपी ने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार ली। इसका एक और पहलू है, नरेंद्र मोदी सरकार इसे सामाजिक और आर्थिक नीतियों की सुधार की बात कहकर इस फैसले के साथ सहमत हुई। यही कहना आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का भी था कि जब जातिगत जनगणना होगी तो देश की एक्चुअल स्थिति पता चलेगी। जैसे देश में किस जाति के कितने लोग रहते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है। देश में बार बार आर्थिक आरक्षण की बात की जा रही थी, यह मसला उससे भी जुड़ सकता है। मोहन भागवत की जो कोशिश है वो क्या है, इसी को समझेंगे। आप बने रहिए ग्लोबल भारत के साथ।